देखो, सबसे पहले अपन जो पीछे के वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। आप देखोगे सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल देखने हैं जिनकी ऑक्टाइडल टेट्राइडल ज्योमेट्री है। तो आप चेक कर लीजिए किसकी ऑक्टाइडल होगी या किसकी टेट्राइडल होगी, फटाफट चेक करके बताइए मेरे को स्फेरिकल टॉप कौन सा है। देखो इधर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये CH4, उसके बाद में ये वाला टेट्राइडल है, ये ऑक्टाइडल है, ये टेट्राइडल है, ठीक है कि नहीं है। और चेक कर लीजिए, देखो CCl4 दिख गया यहाँ पे, ठीक है, और एक ये VF6 दिख गया। ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद में आप लीनियर को चेक करोगे, तो लीनियर को चेक कर लेते हैं। देखो लीनियर में केवल आपको दिख रहा होगा एक ही मॉलिक्यूल है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, और अपन को लीनियर मॉलिक्यूल नहीं दिख रही है। अब चेक करते हैं अपन एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो है जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक कौन कौन से होंगे बेटा, देखो पहला वाला एसिमेट्रिक है, ठीक है कि नहीं है, ये एसिमेट्रिक है, और ये भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है C2B, जिनमें पॉइंट ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और देखते हैं अपन एसिमेट्रिक कौन सा है, ये भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, C2B पॉइंट ग्रुप है इनमें। और चेक करो, ये रहा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये रहा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये रहा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये रहा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और चेक कर लीजिए, pyridine भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, CH2F2 भी एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। अच्छा, एक ये लीनियर का और देख लेना, XeF2 भी लीनियर है आपका, XeF2 भी लीनियर है, क्लियर है। और देखो एसिमेट्रिक टॉप में ये भी एसिमेट्रिक टॉप की कैटेगरी में आएगा, पॉइंट ग्रुप इसका क्या होता है, C2B होता है। और चेक कर लेते हैं XeF4 की कैसी होती है स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर होती है। XeF4 जो है वो आपको दिख जाएगा सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाएगा। ये कौन सी में जाएगा, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। और चेक करो आराम से कौन कौन सा हो सकता है आपका एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ये देखो ये सिस वाला एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, दिख रहा है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। N2O4 आप कौन सी कैटेगरी में रखने की कोशिश करोगे, ये तो प्रोलेट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चलें अब चेक कर लेते हैं अपन ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। और प्रोलेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, फनल लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जैसे ये वाली है। देखो अलग पेन ले लेता हूँ मैं, येलो कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं इनको। ये देखो ये वाला इसी कैटेगरी में प्रोलेट में, ये भी प्रोलेट में है, फनल जैसी ही बनाएगा ये, ठीक है कि नहीं है। ये भी फनल जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, और देखो ये भी फनल जैसी बनाएगा। येलो कलर वाले सारे कौन सी हैं आपके, प्रोलेट कैटेगरी में हैं। और देख लो अभी तो प्रोलेट में कौन सा है, ये भी प्रोलेट कैटेगरी में है, प्रोलेट कैटेगरी है। और चेक कर लो प्रोलेट कैटेगरी कौन सी है, स्टेगर्ड इथेन जो होती है वो भी प्रोलेट कैटेगरी में होती है, ठीक है। अब जो बच गए वो सारे के सारे ओबलेट कैटेगरी में जाएंगे। किस में जाएंगे, ओबलेट कैटेगरी में। चेक कर लेना एक बार ओबलेट कैटेगरी में कौन कौन से हैं। ओबलेट कैटेगरी में देख लेना आपका, ये ओबलेट कैटेगरी में है। मैं थोड़ा अलग पेन ले लेता हूँ। देखो ये ओबलेट कैटेगरी में है, ठीक है। ये कौन सा रह गया भाई, ये रह गया स्फेरिकल टॉप, हटाओ इसको तो, ठीक है। ये भी स्फेरिकल टॉप है, ये प्रोलेट में है, ये प्रोलेट में है, ये प्रोलेट में है, और ये प्रोलेट में है। ये भी प्रोलेट है, ये भी प्रोलेट, ठीक है नहीं है। इसको इन दोनों को छोड़ देना, 11वें नंबर को और 26वें नंबर को, ठीक है नहीं है। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन पूरा होता है। अब जो है हम जितना पढ़ा दिया है उनके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो इधर पहला क्वेश्चन देखना, J = 0 to 1 रोटेशनल ट्रांजिशन है फॉर HBr अकर्स एट 500.72 GHz assuming that molecule to be rigid rotator the J = 3 to। अब ये एक चीज़ बताओ मेरे को, जब ये ट्रांजिशन होता है तो ये ट्रांजिशन 2B पे तो होता है आपका, और ये वाला ट्रांजिशन होगा वो होगा आपका कितने पे होगा, 8B पर होगा ये,
कितने पे होगा 8b पर। आप चेक कर लेना, आपको बताए हुए हैं, इस टाइप से चेक कर लेना आराम से, ठीक है। तो j इक्वल टू 0 से 1 वाला तो होगा 2b का, और कौन सा बता रहा है ये 3 2 4 बोल रहे हैं, और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो 2 4 6 8 का होएगा ये 8b, ठीक है नहीं है। तो 8b का ट्रांजिशन है, 2b का आपको दे रखा है, 2b की वैल्यू दे रखी है देखो 500.72 गीगाहर्ट्ज हर्ट्ज में दे रखी है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आधी आएगी, जरूरत ही नहीं है अपन को। तो ये कितने पे होगा चेक करना है। तो 8b का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 4 × 500.72 गीगाहर्ट्ज। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ रखा है इसने, गड़बड़ी ये कर रखी है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2002.88 गीगाहर्ट्ज। अब गीगाहर्ट्ज तो दे दिया, तो गीगाहर्ट्ज को अपन पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2002.88 × 10⁻⁹ हर्ट्ज बोल दो या सेकंड इनवर्स बोल दो। उसके बाद आपको क्या समझाया था, जब भी सेंटीमीटर इनवर्स में करते हैं तो अपन किससे डिवाइड कर देंगे, 2002.88 × 10⁻⁹ को अपन डिवाइड कर देंगे। ये 9 लगाना था, माइनस का कैसे लगा दिया मैंने, ये प्लस का ही है, ठीक है। तो 3 × 10⁻10, तो ये तो है सेकंड इनवर्स और ये है सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो ये कट गया, सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा आंसर। तो 10 - 1 ऊपर गया, तो इससे डिवाइड करेंगे अपन, यानी 30 से डिवाइड कर दो इसको, कहीं से कर दो 30 से, तो ये लगभग आएगा मेरे हिसाब से 66.8 सेंटीमीटर इनवर्स। आप चेक कर लेना, आई थिंक समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखोगे, मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट ऑफ HCl। तो मोस्ट पॉपुलेटेड की बात करेंगे तो किससे दी जाती है, आपको b की वैल्यू दी रखी है सेंटीमीटर इनवर्स में। इसका मतलब क्या हो गया, Jmax की वैल्यू दी जाती है √kT/2BHC - 1/2 से। अब इसको सोल्व करना है पूरे को और सिस्टमेटिक करना है पूरे को। चले देखो इधर, बोल्टेजमान कांस्टेंट की वैल्यू सबको पता है 1.38 10⁻⁻³ -23 क्या होता है ये, जूल। क्या होता है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मोलिक्यूल इनवर्स। तो मोलिक्यूल लिखो चाहे मत लिखो, जूल केल्विन इनवर्स लिख दो, ठीक है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, देने दो। और नीचे देखो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8.5 दे रखी है ना, सेंटीमीटर इनवर्स में। यूनिट लिखते हुए चलो ताकि काटने में आसानी रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो एच की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको दी हुई रहेगी, नहीं तो याद तो होनी चाहिए ये, -34 जूल सेकेंड। और उसके बाद आप सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर में लो, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। और इसका रूट लेना है बेटा पूरे का, क्या लेना है, रूट लेकर और -1/2 करना है, ठीक है। अब आप इसमें चेक करो, देखो यूनिटों को क्रॉस कर दो पहले, कुछ भी नहीं बचेगा। जूल से जूल गया, केल्विन से केल्विन गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, कुछ भी नहीं बचा ना यूनिट में। देखो चेक करोगे, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरे को, तो ये लगभग ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा 12.2। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो ब्रैकेट में 12.2 और यहाँ पे -1/2। अब 12.2 का रूट लेंगे तो ये लगभग आ जाता है 3.5 के आसपास, अप्रोक्सीमेट बता दिया मैंने, ठीक है नहीं है। और इसमें से 0.5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 के आसपास आएगा। तो Jmax आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। इस प्रकार से कैलकुलेट। अब इसको कैलकुलेशन जो है गेट और IIT JAM में तो अपन क्या करते हैं, इसका कैलकुलेटर होता है इसलिए कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन नेट में अपन को फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये बोल रहा है रेशियो ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 2 स्टेट दैट गिव राइज लाइन विड्थ, चौड़ाई दे रखी है, और 1 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स रेस्पेक्टली। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो लाइन विड्थ अपन देते हैं वो न्यू से देते हैं, और ये होता है 1/4π∆t, ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत समस्या। अब अपन को क्या करना है, अपन को विड्थ निकालनी है। क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी अपन को दी हुई है तो रेशियो ले लो,
डेल्टा न्यू 1 अपॉन डेल्टा न्यू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा, ये देखो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये लिख लिया। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो, 1.1 डिवाइडेड बाई पॉइंट, और इसका मेरे को पता नहीं है, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 5/2 आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा T2 रेशियो डेल्टा T1 का रेशियो जो है वो 5:1 आ गया। लेकिन आपका आंसर ये नहीं होएगा, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, T1 रेशियो T2 पूछ रहा है, बस यहीं गड़बड़ करते हो आप, 1:5 आएगा इसका आंसर, कर लोगे आराम से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला पॉपुलेशन ऑफ जे अर्थ लेवल, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, और बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में ये समझाया हुआ है कि इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। देखो ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होएगा। अच्छा ये वाला क्यों नहीं है, ये अगर 2 यहाँ से हटकर यहाँ पे आ जाता तो ये सही होता आपका, ठीक है ना। और ये क्या है, अगर 2 इसका अंदर होता ऊपर तो सही होता, और इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे 2 की कमी है, ठीक है नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/√2 KT अपॉन B, है ना, 2 KT अपॉन 2 KT अपॉन B माइनस 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ये लिखा हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि भाई कोई वैज्ञानिक है, गैलियन हैव मेजर्ड द फर्स्ट लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑफ CO एट फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब फर्स्ट लाइन कहीं पे होती है, 2B पे आती है, यानी कि ये 2B दी है, 3.84 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको कैलकुलेट क्या करना है, B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रोटेशनल कांस्टेंट करना है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे करते हैं इसको बताता हूँ। तो यहाँ से जो है पहली चीज तो अपने पास क्लियर हो गई कि B की वैल्यू जो है 1.92 सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में है ना, ये I की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो I की वैल्यू होती है, आप ये मान लो कि B का फॉर्मूला क्या होता है, H/8π²IC। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से H/8π²BC, ठीक है बेटा। H की वैल्यू अपन को पता ही है 6.67, ठीक है, 6.62 बोल दो इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। और नीचे है वो है 3.14 का स्क्वायर इंटू I अपन को निकालना था, यहाँ पे B की वैल्यू अपन ने रख दी 1.92, और यहाँ पे 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है नहीं है। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा अपने पास, देखो ये आएगा पूरा जब कैलकुलेट करेंगे 1.4 इंटू 10⁻⁻46। अब ध्यान रखना यहाँ पे यूनिट आपने जूल ली है, तो जूल ली है तो ये आएगा kg मीटर स्क्वायर, क्या आएगा, kg मीटर स्क्वायर। वैसे ये पता है ना आपको, यूनिट ये रहेगी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और लास्ट में जो रिड्यूस मास आप निकालने की कोशिश कर रहे हो या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ी आसानी से निकलेगा। तो पहले अपन को रिड्यूस मास निकालना जरूरी है या पता होना जरूरी है। तो पहले तो ये चेक करो कि रिड्यूस मास दिया हुआ है या नहीं है। नहीं दिया हुआ है तो किसके लिए पूछ रहा है ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले रिड्यूस मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिड्यूस मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये CO मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल का क्या होता है भाई, रिड्यूस मास वो होता है 12 तो कार्बन के, 16 ऑक्सीजन के, 12 और प्लस 16 कितना आ गया, ये लगभग आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 28 है कि ये 28, यानी कि ये लगभग कितनी बार कट रहा है, 6.85 के आसपास ये आता हुआ लग रहा है, ठीक है नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना ये 6.85 जो है ये ग्राम पर मोल है, मोलिक्यूल में अपन को कन्वर्ट करना है तो अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा अभी तो, यानी कि ये कितना हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। आपको पता है, बताया था मैंने कैसे निकलता है। तो रिड्यूस मास जो है अपने पास आ गया 1.37, सॉरी इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये 1.137 इंटू 10⁻⁻23
-23 ग्राम पर मोलिक्यूल आएगा, मोलिक्यूल इनवर्स। ठीक है नहीं है। तो रिड्यूस मास आ गया, तो रिड्यूस मास आने के बाद आप आराम से यहाँ पे इसका रखोगे आप, ठीक है। आई आपके पास आई गया, पर ये केजी में है तो इसको केजी में रखोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, -36 केजी मोलिक्यूल इनवर्स, मोलिक्यूल इनवर्स। ठीक है नहीं है। अब आर की वैल्यू निकाल लेना, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि आंसर क्या होगा। आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू लगभग 1.1 एंगस्ट्रॉम में आनी चाहिए। काय में आनी चाहिए बेटा, एंगस्ट्रॉम में। मीटर है और मीटर को आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना। मीटर की भी मैं बता देता हूँ कि अगर आर की वैल्यू आप मीटर में निकाल रहे हो तो कितनी आएगी, 1.109 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आनी चाहिए। ठीक है, लगभग इतनी कर लोगे इस न्यूमेरिकल को भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉन्जुगेटिव लाइंस इन रोटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ HBr ऑब्जर्व्ड एट, एक दे रखी है इतने पर, दूसरी दे रखी है इतने पर और तीसरी दे रखी है इतने पर। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन एक बार चेक कर लेते हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। जब इनका डिफरेंस अपन चेक करें, जैसे मान लो कि 101.355 में से अपन 84.55544 ये माइनस करें तो 16.8 के आसपास आ रहा है ना। लगातार लाइन है, मतलब एक लाइन यहाँ आ रही है, एक लाइन यहाँ आ रही है, एक लाइन आ रही है। तो ये 84 के आसपास, ये 101 के पास और ये 118 के आसपास। तो इसका गैप अपन चेक करें, ऐसे ही 118.112 माइनस 101.355, इसका लगभग कितना आ रहा है, यही आ रहा है, लगभग इतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइनों का जो गैप है वो 2b आता है और 2b अपने पास आ गया है 16.8। ठीक है, तो b की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.8 में आप डिवाइड कर दीजिए 2 का, तो ये आ जाएगा 8.4 के आसपास। ये तो b की वैल्यू आ गई रोटेशनल कांस्टेंट की, सेंटीमीटर इनवर्स में आई है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सेंटीमीटर इनवर्स में ही दी हुई है। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये जो ट्रांजिशन हुए हैं ये कौन से माने गए। ठीक है नहीं है। तो अपन अच्छी तरह जानते हैं कि j से j+1 ही ट्रांजिशन होगा और j से j+1 ट्रांजिशन होगा तो ये आएगा 2b j+1, फॉर्मूला अपना फिक्स है। ठीक है, और 2b j ये है, ये आया है। तो हमें j की वैल्यू निकालनी है, तो j की वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले अपन को पता होना चाहिए जो ट्रांजिशन आया है। तो पहला ट्रांजिशन तो अपने पास ये रहा 84.544 इक्वल टू 2, बी की वैल्यू 8.4 अपन ने निकाल ली है और जे की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो आराम से। तो पहले वाले जो जे की वैल्यू आएगी आप ये मान लो कि जे से जे डैश मान लो। ठीक है, जे से जे डैश मान लो, तो जे की वैल्यू आपके पास लगभग कितनी आएगी, लगभग जे की वैल्यू आएगी आपके पास 4। चेक करके देखना एक बार। तो जे डैश की वैल्यू 1 ज़्यादा होगी ना, उससे 5 हो जाएगी। इसी प्रकार जो नेक्स्ट वैल्यू है वो पुटअप कर देना, उसमें देखना कि कितनी आ रही है। ठीक है कि नहीं है। और इस वाली में भी आप चेक करोगे कितनी आएगी, तो इसमें तो आएगी जे इक्वल टू 6 और जे डैश इक्वल टू 7 आएगी इसमें, और इसमें आएगी जे इक्वल टू 5 और जे डैश इक्वल टू 6 आएगी। क्योंकि कॉन्जुगेटिव बोल रहा है इसलिए एक निकाल लो, उसके बाद की बड़ी आसानी से निकल जाएगी। कैलकुलेट जरूर कर लेना, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है। बॉन्ड लेंथ दी हुई है HI की, कितनी दी हुई है, और कैलकुलेट कर रहा है कि रोटेशनल फ्रीक्वेंसी बताओ इन ट्रांजिशंस के लिए। तो ये तो 2b आ गया, ये 4b आ गया और ये 6b आ गया। बस ये तो कैलकुलेट करना है अपन को। अगर अपन को b की वैल्यू मिल जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगी। b की वैल्यू अपने पास निकलेगी ऐसे 8 पाई स्क्वायर i और c। अब i कहाँ से लाएं अपन, तो i भी निकाल लेते हैं चलो। तो b की वैल्यू देखो h/8 पाई स्क्वायर म्यू r स्क्वायर c। तो h की वैल्यू तो ये लो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल की जगह अपन kg लिखेंगे, kg मीटर स्क्वायर, ये तो जूल का आ गया 2 - 2
और यहाँ पे आ गया सेकंड। ठीक है, चलो 83.14 का स्क्वायर, म्यू की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो इसका 127 होता है आयोडीन का, तो 1 × 127 डिवाइडेड बाई 1 + 127, तो ये हो गया 127/128 रिड्यूस मास, साथ में अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 127 डिवाइडेड बाई 128 इंटू अवोगाद्रो नंबर, तो 6.023 × 10⁻23। और उसके बाद आ रहा है आपका आर। तो आर जो है अपन को लेना है, ये लिया अपन ने केजी में नहीं लिया अपन ने, अभी केजी नहीं किया, यानी कि 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन और होएगा, तो ये केजी में आ जाएगा, केजी। ठीक है, रिड्यूस मास केजी में आ गया। अब इसका लेना है मीटर स्क्वायर में लेना है अपन को, तो मीटर स्क्वायर में अपन लेंगे 1.627 एंगस्ट्रॉम में, तो 10⁻⁻10। ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा अपन को, ये मीटर में आ गया। ठीक है, और सी की वैल्यू भी अपन को मीटर में लेनी पड़ेगी, तो इधर साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली पूरी वैल्यू तो ऊपर जाएगी, ऊपर भेज देना इसको, तो ठीक है ना। और इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखो केजी से केजी गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। ठीक है, और ये सेकेंड इनवर्स से सेकेंड एक, ये सेकेंड से सेकेंड गया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे मीटर बचा हुआ है, और अपन को चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में। तो एक बार मीटर में तो निकाल लेते हैं, फिर सेंटीमीटर इनवर्स में अपन कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, नहीं है तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 642 के आसपास आएगा पे, 642 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया 6.42 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। अब बी की वैल्यू आपके पास आ गई, तो 2b, 4b और 6b आराम से कैलकुलेट आप कर सकते हो। कर लोगे, चाहो तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर से गया ही, तो हाथों हाथ यहाँ पे आप सेंटीमीटर में ले लो, इसको 10 ले लो। क्या ले लो? 10, क्योंकि इसी की यूनिट आएगी जो, तो ये 6.42 आएगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर फॉर फर्स्ट रोटेशनल ट्रांजिशन इन D2 Cl मोलिक्यूल दे रखा है आपको, और बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर दे रखी है। तो ये जस्ट अभी पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है फर्स्ट रोटेशनल ट्रांजिशन की, तो वो 2b आएगी। 2b के लिए अपन को b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, μr² c, ये चाहिए आपको। ठीक है, नहीं है तो सारी वैल्यूज रखोगे आप, रख देते हैं उसी प्रकार से। अब की बार थोड़ा मैदान भी लंबा चौड़ा है, 34 - 34, देखो पूरा ढंग से लिखते हैं, kg² मीटर सेकंड -2 और सेकंड। ठीक है, जूल का होता है ये। नेक्स्ट अपन देखेंगे, डिवाइड करेंगे, वो है 3.14 स्क्वायर। क्लियर, म्यू की वैल्यू अपन निकलेंगे 2 × 35 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ काय में कन्वर्ट हो गया है बेटा, केजी में। और पिकोमीटर में दे रखा है, तो पिकोमीटर होता है 120 गुना 10⁻⁻12 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया आपका बच गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अपन क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स।
तो देखो ये कट गया यहाँ से, ये सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कर जाएगा, केजी से केजी कर जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी 6.12 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में बी की। कैलकुलेट करके देख लेना बेटा कैलकुलेटर से, ठीक है कि नहीं है। और वैसे भी आपको तरीका तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो को पॉज करो, देखो, फिर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओ। फिर जो मैं सॉल्यूशन बताऊँ उसके हिसाब से चलो और फिर चेक करोगे आपके पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो 12.26 के आसपास ये आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही आसान हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइन ऑफ HF इज 40। देखो 40 दे रखी है आपको स्पेसिंग, यानी 2B दे दिया आपको सीधा सीधा। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? B की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइन DF इज। तो इसका मतलब ये आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का केस हो गया। तो यहाँ पे पहला तो BF और दूसरा DF, ये तो लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस मास का अपन को लेना है केवल, और म्यू और रिड्यूस मास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो DF ऊपर जाएगा और HF नीचे आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें अवोगाद्रो संख्या केजी वेजी की जरूरत नहीं है, पहले कह रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। HF की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे 20 रख दो। ये आपको निकालना है ना, ये आपको निकालना है B, फिर उसके बाद 2B करेंगे अपन। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होएगा? देखो ऊपर DF है 2 × 19 डिवाइडेड बाई 2 + 19, और नीचे आएगा 1 × 19 डिवाइडेड बाई 1 + 19। तो ये 20 हो गया, 20 हो गया, क्या आ रहा है ये आ रहा है 38/21, और ये आ गया आपका 19/20। कोई दिक्कत? तो इसको काट लेते हैं अपन। ये ऊपर तो 1.8 आ गया, नीचे आ गया 0.95, लगभग 2 आएगा ये। तो 2 आएगा। तो आप देखोगे, चेक कर लो, 20B DF = 2 आ गया। तो ये आ गया आपका BDF = कितना आ गया? 20/2। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो स्पेसिंग कितनी आएगी? 2BDF, यानी 20 सेंटीमीटर इनवर्स की स्पेसिंग आ जाएगी आपके पास। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत? इजी न्यूमेरिकल था ये भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन चेक कर रहे हैं बेटा। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है न्यूमेरिकल, ठीक है कि नहीं है, अगले पेज तक जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से और सोल्व करने की कोशिश करो। ये दे रखा है द वेव नंबर ऑफ प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, ये दे रखा है HBR कोरस्पॉन्डिंग टू ये, यानी कि आपको 2B दे दिया है अल्टरनेटली। क्या दे दिया? 2B 16.9 सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया आपको। अब ये बोल रहा है कि J की इंटीग्रल वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो आपको 6 चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है: मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, रोटेशनल कांस्टेंट, पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर क्वांटम नंबर, रोटेशन क्वांटम नंबर 1, विच, और दूसरा है विच रोटेशनल एनर्जी लेवल हाईएस्ट पॉपुलेशन, यानी JMAX पूछ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द रोटेशनल कांस्टेंट व्हेन H इज रिप्लेस्ड बाय D। ये पूरा कंसेप्ट आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सेल्फ करना है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं फेस टू फेस समझाऊंगा, ठीक है भाई। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।